एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। शत्रुघ्न सिन्हा भी क्या ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके बागी सांसदों के साथ जा रहे हैं, इस पर उनका खुद का स्टेटमेंट आया है, वो सुनते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा। मुझे लगातार बहुत अच्छी जीत हासिल करवाई। यानी मैं पहली बार दीदी के ही आमंत्रण पे, दीदी के ही निर्देश पे, दीदी के बुलाने पे, ममता जी के कहने पे मैं आसनसोल आया था। पहली बार में रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हुई। देश में पहला उपचुनाव था, वो जीत हासिल की। उसके बाद दूसरी बार भी बहुत अच्छी खासी जीत हासिल हुई। इसलिए सबसे पहले मैं ममता जी का, तृणमूल कांग्रेस का और सबसे ज्यादा आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और जब आभार प्रकट कर रहा हूं तो उसमें बताना चाहूंगा कि बंगाल के, चाहे मैं तो सर्वदल प्रिय व्यक्ति हूं, चाहे जिस पार्टी के लोग हों जिन्होंने वोट दिया हमें या जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं उनके लिए बराबर काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। अब रही बात ममता जी का, हमने जिक्र किया। ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हारा या हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। सामने आया नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए, कोई सेशन का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहां पार्लियामेंट में, इसलिए उन्होंने मुझे कहा चुनाव लड़ने का, और उनके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आसनसोल पहुंचा। और पहली बार आसनसोल गया, कुछ लोगों की नजरों में कहते हैं ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ये टीएमसी और ममता जी की वजह से और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से हुआ। आई एम ग्रेटफुल टू देम। तो अब कहना ये चाह रहा हूं, कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं, चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज चले गए हैं, तथाकथित बागी ग्रुप में आज शामिल हो गए हैं। कोई बात नहीं, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मेरे तो मित्रगण हैं, और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी, या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ जुड़ने को कहा, आने को कहा, या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा, मैं उनका आभारी हूं। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐलान कर दिया कि वो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, आज मैं उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो उन्होंने अपनी सिचुएशन क्लियर की, बहुत अच्छी बात है। अब बल्कि हम तो तारीफ करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की, एक स्टैंड लिया है उन्होंने
आज बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, रोज एक नया इस्तीफा, रोज एक नया नाम। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ कम से कम कहा कि मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जी त्रिपाठी जी। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरह की बात की है तो मुझे लगता है कि अभी के समय में ये सुनना बड़ा सुखद है। अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब कुछ भी हो, ये सुखद है और किसी भी व्यक्ति का कम से कम ये वाला चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये अच्छा है। ये किसी भी तरह से कहें, वो 19-20 लोगों की सूची घूम रही थी, ये शांत थे, फिर कहा जा रहा है कुछ लोगों ने इनसे बात की, लेकिन जो भी वजह हो, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते, सदाशयता दिखाते हुए भी ये कह रहे हैं कि ममता जी ने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया, मैं बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ सकता, तो जरा ये सोचिए, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो बड़े स्टार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सितारा प्रचारक, अटल जी की सरकार मंत्री, गिने चुने ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो और नाम है उनमें से 10 तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस में, यानी जिनकी पॉलिटिकल औकात वो ममता बनर्जी ने बनाई है, आज वो भी छोड़कर भाग रहे हैं। और मतलब ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सुखद है आज के समय में, जब कोई किसी जमीन पर एक सेकंड के लिए, मतलब हर जमीन लगता है कि ये भुरभुरी जमीन है, टूट के गिर जाएगी, वहां कोई आदमी स्ट्रांग ग्राउंड पे खड़ा है, तो फिलहाल तो ये अच्छा लग रहा है, प्रशंसनीय। ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल एक स्टैंड लेने वाली ये बात और है। ये अच्छा, सबसे लंबे समय तक बीजेपी में रहने वाले नेता कल एक बात और चल रही है लोगों के बीच में कि ममता बनर्जी ने की एक दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को सांसद बना दिया। ये भी सायोनी घोष, शताब्दी रॉय, एक वो देव करके कोई चल रहा है नाम, मैं तो नहीं जानता हूँ, वो भी शायद कलाकार हैं, टॉलीवुड के हीरो हैं वो। हाँ हीरो हैं, उनका भी नाम जो है उधर ही चल रहा है। उस पार्टी में हैसियत सिर्फ ममता बनर्जी की थी ना, ममता बनर्जी ही उस पार्टी का सब कुछ है। ममता बनर्जी खड़ी है तो पार्टी है, नहीं खड़ी है तो नहीं पार्टी है। तो अब तो भाई वो जिसको खड़ा कर देती उस वक्त, जब उनकी सारी साथ चल रहा था, उन्हीं को खड़ा सारी कर- पार्टी किसी को करती हैं। कांग्रेस ने गोविंदा को खड़ा किया, उन्होंने उसको क्या नाम है, सनी देओल को किया। नहीं, विनोद खन्ना और वो लोग तो फिर भी सीरियस नोट पर वो लोग रहे हैं। सर एक अंतर है ना, ये जैसे अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ये तो पक चुके हैं नेता के तौर पर, हाँ वही कह रहा हूँ, वो लोग नहीं है ना। हाँ इनकी मजबूरी समझिए। शरद सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में रहे, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें मंत्री नहीं बनाया, उसके बाद से जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते हैं, जो सार्वजनिक रूप से कहता रहा है कि अटल बिहारी बहुत बेहतर प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी से, अटल बिहारी ज्यादा अच्छे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते रहे, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का ऐसा नेताओं को वापस लेंगे, उनको जरूरत नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा की। 28 में से 22-23 सांसद आ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ना है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कि एक आदमी ने तो स्टैंड लिया ममता जी के लिए। वो भी जानते हैं कि वो पटना से आते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में हम शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ नहीं है। आप चुनाव लड़के रविशंकर प्रसाद के खिलाफ टीएमसी में क्या है फिर बता आप दीजिए हार आगे चुके। उनका। टीएमसी में क्या भविष्य है क्या इनका? है, कोई नहीं है, लेकिन भाजपा भी नहीं है ना। नो, मैं आपकी भाजपा बात में से भी कोई टिकट सहमत नहीं हूं। मैं मिलेगा। कह रहा हूं कि अगर छोड़ना ही टीएमसी होता, में टिकट मिलेगा उनको। टीएमसी से मतलब सर अब संघर्ष ही है आगे सर। 79 के तभी वो है कांग्रेस में समय। चले जाएंगे ना। अब वो आगे की बात हाँ। है, लेकिन अभी उन्होंने कहा मैं टीएमसी के साथ। मतलब टीएमसी से छोड़ के कांग्रेस में संघर्ष करेंगे। नहीं देखेंगे उस समय। बीजेपी में इनके दरवाजे बंद हो चुके, बीजेपी में कभी नहीं आ सकते। वो इस बात को बीजेपी में जानते तो हैं। वो लोग जा भी नहीं रहे, वो भी सेपरेट। सर अब कहाँ जा रहे पता है सर, वो बीजेपी में जाए, अलग गुट बनाए, वो तो है बीजेपी का हिस्सा है। आने वाले चुनाव कहाँ से लड़ेंगे वो लोकसभा का? अच्छा, एक खबर और है आज की, टीएमसी के बीच जो ये संकट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने आज एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है नई दिल्ली में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में। एआईसीसी के सारे जनरल सेक्रेटरी, सारे राज्यों के प्रभारी, सारे राज्यों के अध्यक्ष, सबको बुला लिया है। मतलब ये इससे बड़ी बैठक क्या ही होगी, और सीडब्ल्यूसी ही होती होगी इससे बड़ी। ये बड़ी बैठक नहीं, सीडब्ल्यूसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा संगठन के पूरे सारे के पूरा ही सारे संगठन लोग आपने बुला लिया। खड़गे साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। पहले कल होने वाली थी, फिर आज का तय इस मीटिंग में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। ये और अब ये टीएमसी विलय सब बातें पता नहीं ये इसमें डिस्कस होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल बैठक कांग्रेस पार्टी आज बुला रही है, और इमरजेंसी बैठक कह के बुला रही है। पर इसका मतलब बहुत सर, शॉर्ट नोटिस ये- पर बुलाया गया। इसको ये मत समझिए, ये जो आप मतलब हम लोग लाइन देते हैं, कांग्रेस ने दी है कि देश की स्थिति में, देश की स्थिति में नहीं, मतलब कांग्रेस बहुत बड़े राजनीतिक फैसलों पर विचार करने के लिए संगठन के तौर पर ये बैठक कही जा सकती है। इतनी अर्जेंटली क्यों, अर्जेंसी किस चीज की हुई? नहीं, जो भी जैसे आप टीएमसी की चर्चा कर रहे हैं, या और देश भर की जो पार्टियों की बात हो रही है, छोटी बड़ी पार्टियों की, या कैसे ये पूरा एक आमूलचूल परिवर्तन क्या किया जा सकता है। ये नीट पर प्रदर्शन करने के लिए, ना। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना देने के लिए तो बैठक नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं।
मैं तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कब कांग्रेस की बैठक इस तरह से हुई हो कि AICC का संगठन अधिवेशन जो होता है ना वो इससे बड़ा AICC का होता है। अधिवेशन तो उससे नियमित, बड़ा होता वो है तो ना। रेगुलर वाला हाँ, होता है ये ना। ठीक है कि ये इंपॉर्टेंट बैठक उन्होंने बुलाई है। अपना कांग्रेस का भविष्य तय अधिवेशन तो करना रेगुलर चाहता है बैठक है, कांग्रेस उसमें कुछ वो कि बात क्या करेगी आगे जब 2029 के चुनावों में जाएंगे तो उससे पहले क्या सर, ये क्या 2029 के चुनावों के लिए नहीं है, ये तो बहुत अर्जेंट मीटिंग। इस बैठक को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बैठक उस दौर में हो रही है जब क्षेत्रीय पार्टियां भरभरा कर गिर, खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने बार बार ये कहा जाता था कि लड़ता कौन है, क्षेत्रीय पार्टियां लड़ती हैं, कांग्रेस तो लड़ नहीं पाती है। ये एक परसेप्शन बीजेपी ने बनाया और कांग्रेस उस ट्रैप में आई भी, ऐसा नहीं कि नहीं आई। क्षेत्रीय दल उस वजह से कांग्रेस पार्टी को हमेशा कमजोर करने की कोशिश करते रहे। अब जिस तरह के परिणाम आए, भले बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अब तो बीजेपी का बाकायदा चीफ मिनिस्टर हो गया, लेकिन कांग्रेस खुश होगी क्योंकि तेजस्वी कट्टू साइज हो गए। और अब पश्चिम बंगाल में जो हुआ है ये उनके लिए एक तरह से कहें कि रिवाइवल का बड़ा मौका है। इस बैठक को आप ऐसे देखिए, हमारी वापस आती जमीन को हम कैसे और स्ट्रांगली रिक्लेम करें, रिक्लेमिंग द ग्राउंड। जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक मीटिंग बुलाई है केसी वेणुगोपाल, उनका पोस्ट है एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ AICC जनरल सेक्रेटरीज इन चार्जेस एंड PCC प्रेसिडेंट्स विल बी हेल्ड टुमारो। अर्जेंसी क्या है, मैं वो अर्जेंसी समझना चाह रहा हूं। क्या वजह है कि आप देश भर के अपने सारे अध्यक्षों को बुलाए और अर्जेंट खुद कहें कि अर्जेंट है? नहीं, अर्जेंट तो है ही ना भाई। अगर आप इस वक्त की स्थिति देखें, आपको इसी वक्त तो तय करना है ना ममता बनर्जी के साथ आप कैसे व्यवहार करने जा रहे हैं, कैसे टैकल करने जा रहे हैं उनको। आप दूसरी जो रीजनल पार्टी है उनके साथ कांग्रेस कैसे व्यवहार करेगी, छोटी पार्टियों को कैसे लेके चलेंगे या उनको कैसे अपनी टर्म कंडीशन पर लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अर्जेंसी वो जो एक्स पोस्ट में दिख रही है वो तो पिछले कुछ समय से, और एक तरह से कहें तो कांग्रेस पार्टी को साफ साफ दिखता है कि अब ये लड़ाई एकदम बीजेपी बनाम कांग्रेस है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिर्फ पिछलग्गू बनकर एक दूसरे के सामने साथ रह सकती संगठन हैं। से जुड़ा इसके हुआ अलावा कोई बड़े कोई फैसले को लेकर ये बैठक की यस, जाएगी। कोई बड़ा कई निर्णय सारी- लेना, कई सारी चीजें हो सकती हैं। मध्य प्रदेश का जो राज्यसभा का चुनाव है, जो कुछ हुआ उसमें रिएक्शन, उसमें कांग्रेस का रिएक्शन कैसा था, कांग्रेस के लोगों का रिएक्शन कैसा था। अगर आप झारखंड का देखें तो उसमें क्या कांग्रेस ठीक से उसको उठा पाई, बहुत सारी चीजें होंगी। बाकी ये भी जो आरोप लगते हैं कि तेलंगाना में क्या हुआ या तो वहां से कैसे जो है वो सूचना आई, बहुत सारी लीक चीजें कैसे हो गई, लीक कैसे हो गई, कोर्ट जिसमें केस की कांग्रेस बात का, में तो नाश्ते बहुत में सारी खा चीजें होंगी और आगे की रणनीति भी होगी कि किस तरह से इस तरह की चीजें कांग्रेस में अवॉइड हो। और आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग भी चल रही है दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उसमें भी देश भर के सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं। तो उसकी भी एक बात आज कर लेते हैं कि ये भी सालाना होता है सर, ये सालाना होगा ना? तो कल एनडीए बड़ा के मौका चीफ होता है। मिनिस्टर्स के साथ कल मीटिंग एनडीए के थी, चीफ प्राइम मिनिस्टर्स की मिनिस्टर्स मीटिंग थी। कांग्रेस पार्टी के एक सहयोगी और एक मुख्यमंत्री ने 10 जन पर जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की है। वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। विजय और डीके शिव कुमार, विजय आए कल दिल्ली, ये पहली मुलाकात हो रही है चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में इनकी। इससे पहले इनको बीच में आना था, आए थे, उस बार मुलाकात नहीं हो पाई। खबर आई थी कि समय मैच नहीं कर पाया राहुल गांधी को और विजय का। प्रधानमंत्री जी से मिलकर गए थे, प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। अब आए तो राहुल गांधी से और इनसे मिले हैं। डीएमके वाले भी देख रहे होंगे तस्वीर ये, और बीजेपी वाले खुश हो रहे होंगे कि डीएमके वाले हमको दे गए झोली में डाल के 22 सांसद ये। तो दूसरे डीके शिव कुमार आए मुलाकात करने के लिए। तो डीके शिव कुमार काफी प्रसन्न लग रहे हैं। आमतौर पर प्रसन्न होना नहीं हंसते चाहिए, नहीं उनकी थे। कैबिनेट में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे विरोध चल रहे हैं। वो तो चलता रहता वहां पे ये हो रहा है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो, कोई कह रहा है कि मैं नहीं ऐसे लूंगा, तो ही सब नहीं चलता लूंगा, तो ठीक सर मैंने तो एक वीडियो देखा, अभी वो है नहीं मेरे पास, तो आप बस समझ लीजिए मैं जैसे कह रहा खाने हूँ वाला। ऐसे ही है। वहां सेब खाने वाला, ये शिमला के आदमी बोले सेब खाने वाला। इनके कार्यकर्ताओं के बीच में है डीके शिव कुमार। सेब उठाया, एक बाइट लिया, फेंका, दूसरा सेब, एक बाइट लिया, फेंका। प्रसाद बांट रहे थे ऐसे। अच्छा ये बताइए, बाइट कर करके शबरी की तरह। प्रसाद बांट दिया? वो दूसरा प्रसाद दे रहे, वो चुनावों में देते हैं वो। लेकिन इस फोटो को भी आप देख सकते हो। कौन से वाला, टीवी में बताइए कौन से वाला? नहीं, वो कुछ यूं कह रहे थे ना, ऐसे किया था सर आपने तो उनका सिर्फ सेव का देखा है, मैंने तो उनका वो भी वीडियो मतलब देखा है जब ये विधायक थे और जीते तो उसे नोट अपनी गैलरी से अपने कार्यकर्ताओं को उड़ा रहे थे गैलरी से, और कार्यकर्ता नोटों के लिए लड़ रहे थे। अब वो आदमी है, नोट तो ऐसे नहीं ही फेंक व्यवहार सकते मुख्यमंत्री के रूप में, तो अभी वो सेव से काम चला रहे हैं। लेकिन इस देखिए फोटो को देखकर वो आप कह रहे हैं comment कितना नहीं बड़ा आदमी है राहुल गांधी जी, देखिए कितने नहीं, लेकिन ये विनम्रता के फोटो- साथ खड़े हैं। ये फोटो बड़ी लेकिन मैं अच्छी ये कह रहा हूँ कि ये फोटो तीनों मुस्कुरा, शिव कुमार चारों साहब, मुस्कुरा। मतलब सहज डीके शिव कुमार हैं और 3 लोग हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं। तो ये कांग्रेस के साथ की पिक्चर है या गांधी परिवार के साथ की? क्योंकि खड़गे साहब तो इसमें नहीं है। सर ये सोनिया जी और प्रियंका, ये सोनिया जी और प्रियंका जी को धन्यवाद देने वाली पिक्चर है। सौरभ जी अच्छा, सुनिए। ठीक है, मैं तो जानने के लिए आज पूछ रहा था। आज जो इन्होंने किया है, ये जो अक्सर इतनी मासूमियत सर, गांधी परिवार के खिलाफ और भी कुछ है।
नहीं मैंने कहा इसमें सर आप अलग अलग सर मैं तो आगे मैं कह रहा हूँ वो सर, सोनिया कांग्रेस जी मुख्यालय वो का सोनिया फोटो जी को नहीं है। थैंक यू बोल रहे हैं नहीं सर, कांग्रेस ठीक है। मुख्यालय सोनिया का जी ने फोटो नहीं है, वो उनको 10 जनपद का फोटो है। यस सोनिया जी की वजह से वो बने हैं। ठीक है, मैं जानने के लिए पूछ रहा था आपसे। चलिए सर आगे बढ़ते हुए अब कुछ आपको इस दुनिया का अपडेट दे देते हैं सर, क्योंकि दुनिया में जंग शुरू हो ही गई, रोज करते 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 ट्रम्प साहब ने कल ठान ही लिया कि खत्म करो। अब मिडिल ईस्ट में जंग के बादल बरस रहे हैं, अब केवल बादल उमड़े हुए नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से के नजदीक के इलाके मिनाब, इस्फहान और केशम द्वीप पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की कल ट्रंप ने। अमेरिका ने इस्फहान पर सबसे घातक वार किया और ईरान के सबसे अहम इंडस्ट्रियल मिलिट्री हब्स भी यहां पर हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को उसने निशाना बनाया। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ये देश मारे जाते हैं। मिसाइल मारता है इजराइल और ट्रंप, और ये लोग मरते हैं। इसके साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट अब पूरी तरीके से बंद कर दी है और चेतावनी दे दी है कि एक भी जहाज यहां से निकलने की कोशिश करेगा तो उसको हम तबाह कर देंगे, क्योंकि अभी तक कुछ एक शिप्स दोनों से इजाजत लेकर के अमेरिका से ईरान से निकल ही रहे थे। ईरान की इस धमकी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। क्रूड ऑयल की कीमत अब $95 पर बैरल पर आ चुकी है। कल तक शायद 88 के करीब था, 95 पर आ चुकी है एक दिन के अंदर। मिडिल ईस्ट में आप यूं कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, और वजह वो आदमी जो अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला है मेरे बाद। Now, look, I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. ट्रंप कह रहे हैं ये हमको बेवकूफ बना रहा है ईरान, हम डील करने के इतना क्लोज हैं, बस साइन करना है। उन्होंने, समय नहीं, आपको पूरा इंटरव्यू भी नहीं सुना सकता मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, उन्होंने कहा बस साइन करना है, सारे समझौते हो चुके हैं। उन्होंने कहा ऑल नेगोशिएशन इज डन। और वजह ट्रंप की इस हमले की असल वजह जो रिपोर्ट की जा रही है वेस्टर्न मीडिया में, वो ये है, ये हेलीकॉप्टर गिरा दिया ईरान ने उनका, वो वजह नहीं है, वो तो बहाना है। वो तो उसके बारे में उसके जस्ट बाद ट्रंप ने कहा ही था कोई बात नहीं, हमारे पायलट तो बच गए, ये सब कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमला किया। 2 हफ्ते से इनको ईरान टहला रहा है। 2 हफ्ते से ट्रंप का प्रपोजल ईरान के पास है और वो पलट के जवाब भी नहीं दे रहा है, ना कतर के थ्रू ना पाकिस्तान के थ्रू। और ट्रंप इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आ गए। उन्होंने कहा जब सब कुछ हो चुका तो साइन करो, और वो साइन कर नहीं रहा, तो इन्होंने उसको थोड़ा जगाने के लिए ये मिसाइलें मारी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सर बिल्कुल ठीक बात है। और वो आपको ध्यान है कि उन्होंने ये तक भी कहा कि भाई मैं तो अब मीटिंग करूंगा तो गर्व महसूस करूंगा मुस्तफा के साथ बातचीत करने के लिए, और वो लगातार अपनी कई कोशिशें कर चुके हैं और अब शायद फ्रस्ट्रेशन में भी आ गए हो। जिस तरह से उन्होंने बोला है ना कि वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं, और उन्होंने उसकी वजह कि कई राष्ट्रपति वो बेवकूफ़ राष्ट्रपतियों के साथ डील करते रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि वो दबाव उन पर बनता जा रहा है इस बात को लेकर, लेकिन कोई रास्ता निकल भी नहीं रहा। और उसमें वो ये भी नहीं चाहते कि ये दबाव के आधार पर ही डील हो जाए, कि भी लगे कि ट्रंप साहब झुक गए हैं, ये तो उनको मान के ही चलेगी। ये तो कह रहे हैं कि ये हमला करके वो दबाव में लाके ईरान को साइन करा लेंगे, ऐसा वो समझ रहे हैं। हाँ, ऐसा वो समझ रहे हैं, लेकिन ईरान ऐसा है नहीं। ईरान ऐसा है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि किस तरह से होगा। ये ऐसे ही चलेगा जब तक कि कुछ बहुत फाइनल डील होने इसमें बहुत सारी, लेकिन अब ईरान अगर अब ट्रंप इतना दुनिया पे तरस खाए अगर, कम से कम अब इसके बाद ना करे स्ट्राइक। क्यों एक राउंड कर लिया। ट्रंप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है 4.2 हो गया है अमेरिका में, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो इन्फ्लेशन पसंद है। वो कहीं रोकने के मूड में, आई लव इन्फ्लेशन। हाँ, आई लव इन्फ्लेशन, तो बढ़ता है तो बढ़ जाए। दूसरा पर दूसरी चिंता ये है कि जो भारतीय जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जी, वो तस्वीर दिखा दीजिए। आज भी एक भारतीय जहाज पर खबर बता दूं फिर। नहीं, उसमें व्यूअर, अब वो आज की जहाज की तस्वीरें होंगी आपके पास आगे। ओमान वाले 2 दिन में दूसरा, 2 दिन या 3 दिन में दूसरे जहाज पे हमला हुआ। तीसरे जहाज पे, अब मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। तीसरे जहाज पे हमला हो गया, एमवी जलवीर पे। एमवी जलवीर की बात कर रहा हूँ। दूसरा है। 3 जहाज इस वक्त जो खबरें हैं वो ये है कि 3 जहाज जिस पे भारतीय क्रू हैं, 3 जहाजों पे हमले हो चुके हैं। अच्छा, नहीं, एमवी जलवीर की खबर तो आई थी, वही मैं बता रहा हूँ। कल स्टेल्बो था एक जहाज,
दूसरा MV जलवीर है, एक उससे पहले हुआ। एक साल पहले हुआ था, सतबेल्लो। एक पहले हुआ था, काफी पहले हुआ था। तो 3 जहाज हैं। अभी ये 2-3 दिन में दूसरे जहाज हुआ और दोनों पर अमेरिका ने हमला किया है। 3 दिन में दूसरा 3 भारतीयों की मौत हो गई है। वो सेतबेल्लो था जहाज सर। सेतबेल्लो जो जहाज है उसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और भारत ने कल एक डिमार्च इशू किया है यहाँ चादी अफेयर्स दूतावास को में बुलाया से था। किसी को बुला करके अमेरिका चादी अफेयर्स को, अमेरिका के जो चादी अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया और उसमें जो भारतीय एडिशनल सेक्रेटरी हमारे जहाज को क्यों निशाना बना रहा है अमेरिका? वो कह रहा है कि ये जहां हमने यहाँ पे जो है ब्लॉकेड रखा है और जो भी जहाज ब्लॉकेड को तोड़ेगा हम उस पर हमला करेंगे। मोदी जी के मित्र हैं, लेकिन मोदी जी उनके डियर फ्रेंड हैं। वो इसी दोस्ती निभाते हैं ट्रम्प साहब। नहीं, ये पहला स्टेप होता है कि आप दूतावास से बुला करके डांट लगाते हैं। वो तो काम किया भारत ने। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से किया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर दबाव बनाकर अब हमला शुरू कर दिया, ईरान आपसे बातचीत नहीं कर रहा, आप कह रहे हो साइन होना बाकी है, तो दबाव के लिए आप हमला करोगे। हमला हो गया, स्टेट ऑफ हार्मस फिर बंद कर दिया उसने, फिर 10 दिन बंद होगा, एक भी जहाज नहीं निकलेगा, फिर दुनिया में क्या स्थिति होगी? उसमें और भी हो रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि अब मैं अपने जहाजों को चोरी छिपे लेके जाऊंगा, मतलब वो कह रहा है हम तो कितने मिलियन बैरल तेल निकाल चुके हैं ईरान से, ईरान को पता चोरी ही नहीं छिपे है। निकाल रहे हैं। दरअसल इसमें मसला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि भारत के जहाज भले न हो लेकिन सबसे ज्यादा जहाजों पर भारत के लोग काम कर रहे होते हैं। और जिस जहाज पर हमला हुआ था, जिसके लिए अमेरिकी उसको बुलाया गया, वो जो दूतावास को, तो उसके पीछे भी वजह यही थी कि हमारे वहाँ जो नाविक हैं, जो क्रू के लोग हैं, वो वहाँ शामिल हैं। अब ये एक सचमुच बड़ी विचित्र स्थिति होगी क्योंकि अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग कंपनियों के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं और उस रास्ते से गुजरेंगे तो वो हमले हो रहे हैं। अब भारत को इसके बीच में डिप्लोमेटिकली क्या करना है, ये थोड़ा एक संकट का है, जिसमें जिसको बेस्ट पॉसिबल वे है वो कोशिश होती है। बहुत शुक्रिया, आज इतना ही समय था। हर्षवर्धन जी आपका, विजय जी, राहुल जी आपका, समीर जी धन्यवाद बहुत। कल फिर मिलेंगे 1 बजे आपसे कहानी कुर्सी।